मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को बेड पर देखते हैं जो बेहोश थी और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ था और वो उसे बोल रहा था कि मैं तो बस इसका यूज़ करता आ रहा हूँ, ये तो मेरे सारे एक्सपेंसेस पे करती है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं और हमें यही लड़की दिखाई जाती है जो एक्चुअली में एक डिलीवरी गर्ल होती है। इतने में उसे उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उसे पूछता है कि तुमने मेरे मंथली एक्सपेंसेस अभी तक डेबिट नहीं किए। तो फिर वो बोलने लगती है कि मुझे अभी अभी पेमेंट मिली है, 2 मिनट रुको, मैं फटाक से कर दूंगी। और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को पे कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल पर आई लव यू भी बोलता है। फिर वापस से हम प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि अब तक तो मैंने इसे यूज़ किया है और 5 साल तक मैं इसे यूज़ करता आ रहा हूँ, जैसे ही मुझे प्रमोशन मिलेगा मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और यहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड जीनी के गले में एक हाफ वाइट कलर का पेंडेंट होता है। फिर दूसरी ओर हम बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं और यहाँ की जो स्टाफ्स होती है वो बोलने लगती है कि यहाँ पे जो मिस्टर ली है वो पूरे कंट्री के सबसे अमीर इंसान है और वो अपनी डॉटर को ढूंढ रहे हैं। इतने में ही सारी लग्जरियस गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और उसमें से एक इंसान निकलता है जो होता है मिस्टर ली। और मिस्टर ली के हाथों में सेम वही पेंडेंट होता है जो हमने जीनी के गले में देखा हुआ था। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, यहाँ पे मेरी बेटी दिखी तुम्हें? तो फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर यहाँ पर जैसे ही वो होटल के अंदर जाता है सामने से जीनी भागते हुए आती है और वो उसके असिस्टेंट टकरा जाती है और यहाँ पर उसका जो पेंडेंट होता है वो भी नीचे गिर जाता है और वो लोग उस पेंडेंट को नहीं देख पाते। यहाँ पर से जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं वहाँ की स्टाफ उस पेंडेंट को उठा लेती है। तो फिर वो लड़की बोलती है कि जब सर बाद में आएंगे तो उन्हें दे देना। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो आता है वो उसे वो पेंडेंट देने लगती है। तो फिर वो बोलने लगता है कि ये पेंडेंट तो मेरी बेटी को मैंने दिया था। यहाँ पर फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मुझे लगता है कि कल रात को जिसे हमने रेस्क्यू किया था ये पेंडेंट उसी लड़की का है। फिर यहाँ पर मिस्टर ली बोल देते हैं कि मैं सभी को चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो उसे ढूंढ निकाले। यहाँ पर फिर हमारी जीनी लंच लेकर पहुँच जाती है उसके बॉयफ्रेंड के घर पर जहाँ पर उसकी मॉम होती है और उसकी मॉम उसे देखते ही वहाँ से जाने के लिए बोलती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, अभी के अभी हम यहाँ से अपना बकवास खाना लेकर चली जाओ। यहाँ पर जीनी उन्हें समझाने लगती है लेकिन मॉम तो उसे भगा रही थी। इतने में वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है तो वो उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर जिनी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसका साइड लेता है और उसकी मम्मा को काम डाउन करवाता है। इसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। फिर यहाँ पर वो उसे बोलता है कि उसका जब प्रमोशन हो जाएगा तो वो उसके साथ शादी करेगा। फिर वो उसे बोलता है कि देखो कि कल रात को तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था जिस वजह से तुमने मेरी बॉस की बेइज्जती कर दी थी, तो शायद मेरा प्रमोशन होना मुश्किल है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ उनसे एक बार माफ़ी मांग लो। फिर यहाँ पर वो हाँ बोल देती है तो वो उससे हक करते हुए बोलता है कि आज रात तो तुम बचकर नहीं जा पाओगी। फिर यहाँ पर वो उसकी मम्मा से बात करती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे गरीब बोलने लगती है। फिर वो उसके जेड पेंडेंट के बारे में पूछती है। यहाँ पर जीनी को याद आता है कि उसे तो वो पेंडेंट सुबह से कहीं नहीं दिखा। तो फिर वो होटल चली जाती है उस पेंडेंट के बारे में पूछने के लिए और यहाँ पर मिस्टर ली बैठे होते हैं जो उसकी बातों को सुन लेते हैं। यहाँ पर फिर बाद में मिस्टर ली से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा पेंडेंट है, तो फिर वो हाँ बोलती है और मिस्टर ली उसे वो पेंडेंट दे देते हैं। मिस्टर ली उसे पूछते हैं कि आखिर वो पेंडेंट तुम्हारे पास कब से है, तो जीनी बोलने लगती है कि मैं जब से छोटी थी तब से मैं ये पेंडेंट पहनती आ रही हूँ। फिर मिस्टर ली कि उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं तो वो बोलने लगती है कि मुझे फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं ऑर्फन हूँ। यहाँ पे वो उससे पूछते हैं तो क्या कभी तुमने अपनी फैमिली को ढूंढने का सोचा है, तो वो बोलने लगती है कि कभी नहीं, कुछ तो रीज़न होगा ना कि वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, इसके लिए मैंने सोचा कि जाने दो। यहाँ पर मिस्टर ली उसे सच्चाई बताने ही वाले होते हैं लेकिन इतने में ही उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है जो बोलने लगता है कि मिस्टर जैंग अब आ चुके हैं, तुम मुझसे आके माफ़ी मांग सकती हो। फिर यहाँ पर जिनी उन्हें अर्जेंट काम बोलकर निकल जाती है
और यहाँ पर उसका असिस्टेंट जिनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है, तो उसके डैड बोलने लगते हैं कि ये तो मेरी ही बेटी हो सकती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि खाली एक पेंडेंट की शक पर हम उसे उसकी बेटी नहीं मान सकते, क्योंकि क्या पता उसे ऑर्फन में किसी और लड़के से ये पेंडेंट मिला हो। फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि उसने ऑलरेडी जिनी का एक बाल का टुकड़ा DNA टेस्ट के लिए भेज दिया है, तो रिजल्ट आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर मिस्टर ली उसके हस्बैंड यानी कि बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो वो बोलने लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड हमारी कंपनी में ही काम करता है और वो कॉलेज का टॉपर हुआ करता था। फिर यहाँ पर मिस्टर ली उस पर दया खाकर उसे प्रमोशन दिलवा देते हैं। दूसरी ओर उसका बॉयफ्रेंड उसे रूम के अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर वो जाने से मना कर रही थी, लेकिन वो उसे समझाता है तो फिर वो अंदर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मैनेजर को उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि उसे प्रमोशन दे दिया जाए। तो फिर वो घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की पहुंच उसके बॉस तक है। इसके लिए वो अपने कपड़े वापस पहन लेता है। फिर जैसे ही वो अंदर आती है तो वो उसके बॉयफ्रेंड को परमिशन दे देता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तो फिर यहाँ पर वो ड्रिंक्स लेकर आता है। यहाँ पर जिनी उस ड्रिंक्स को मना करने वाली थी, लेकिन वो बंदा बोलने लगता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें मिस्टर ली दिखे तो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर देना। और वो दोनों के दोनों ड्रिंक्स खुद ही पी जाता है। इसके बाद में हम शीन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। यहाँ पर इतने में ही जिनी आ जाती है जो उन दोनों को किस करते हुए देख नहीं वाली थी। तो उसकी मॉम उसकी जेब से उसका चाबी निकाल लेती है और बोलने लगती है कि अब हमारे घर में इतना कैजुअली आना बंद कर दो, ये तुम्हारे डैड का घर नहीं है। यहाँ पर मिनी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर जिनी को अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि अब सब कुछ तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरे बेटे के साथ में शादी करने वाली है और ये बहुत बड़ी फैमिली से है, न कि तुम्हारी तरह जिसकी फैमिली ही ना हो। यहाँ पर फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि मॉम की बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ पर तो मिसेस शीन बस मुझसे कॉर्पोरेशन के बारे में बातें करने आई थी और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर शीन भी बहाना मारकर चली जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे प्रमोशन मिल गया, आज शाम को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। यहाँ पर जिनी उसे अपना पेंडेंट निकाल कर दे देती है और बोलती है कि मैं आज शाम को जरूर आऊंगी। इसके बाद में हम मिस्टर ली को देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट DNA रिजल्ट लेकर आया होता है और वो कहने लगता है कि आपकी रियल बेटी ही जिनी है, हमने DNA टेस्ट करवा लिया है। फिर यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरी बेटी के कोई भी लोन या कुछ चीज भी होंगे तो उन सबको पे कर दो और उसे हमारे घर लेकर आ जाओ। इसके बाद में हम शाम की पार्टी वाला सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उसके बॉयफ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर उस पार्टी में जिनी भी आ जाती है। जिनी बहुत नॉर्मल कपड़े में आई होती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि आज रात को मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। इसके बाद में वो स्टेज पर चला जाता है और वो अपना स्पीच बोलना शुरू कर देता है कि मैं आज उस लड़की को थैंक यू करना चाहता हूँ जो 5 सालों से मेरे साथ में है और उसने मेरा साथ हमेशा दिया है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं उसी की वजह से आज यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जिनी को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, तो जिनी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन इतनी में ही जैसे वो रिंग लेके नीचे बैठता है, पीछे पोस्टर में शीन होती है और साइड में से जिनी अपना हाथ देती है, लेकिन बाजू में से वहाँ पर शीन आ जाती है और इसका बॉयफ्रेंड शीन को वो रिंग पहना देता है। यहाँ पर जिनी उसे बोलती है कि तुमसे कुछ गलती हो गई है, तो उसका बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड तो यही है शीन, जो कंपनी की बहुत बड़ी पोस्ट पर है और उसने मेरी बहुत मदद की है यहाँ तक आने के लिए और मैं आज ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ। और उसी के सामने वो एक कांच का ग्लास का वाइन भी तोड़ देता है। यहाँ पर वो उसके पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड से दूर भगा देती है और बोलने लगती है कि अब तो मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ दो, अब तो उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप भी कर दिया है, न जाने तुम कहाँ पर से उसके ऊपर चढ़ने लगी। यहाँ पर शीन भी बोलने लगती है कि उस बेचारे ने तुम्हें इतने साल से ब्रेकअप क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तुम पर तरस खाता था और वो तुम्हारे खर्चे उठाता था। तो फिर जिनी बोलती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि इसकी पहले तुम्हारी और बेइज्जती हो जाए, तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। और यहाँ पर जिनी रोने लगती है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि ठीक है, तो मुझे मेरा जेड वाला पेंडेंट वापस कर दो। और वो जेड पेंडेंट होता है शीन के पास और वो उसे बोलती है ये तुम्हारा है। इतने में हम मिस्टर ली को कार से उतरते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है कि अंदर
जिनी को सभी लोग ह्यूमिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगते हैं कि कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। मैं मेक श्योर करूंगा कि ये पार्टी एक मौत का घाट बन जाए। और वो गुस्से में अंदर जाने लगता है। फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि ये तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसे टोकन ऑफ लव दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम जैसी गरीब का होगा, और वो नीचे फेंक देती है। यहाँ पर जिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। शीन उसे ये भी बताती है कि तुम्हें पता है तुम उस दिन बेहोश हो गई थी, इस वजह से तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बॉस के साथ नहीं सो पाई, वरना हमारा प्लान यही था कि तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगी, फिर सारा प्रमोशन मेरे बॉयफ्रेंड को मिल जाएगा। यहाँ पर जिनी उसे मारने के लिए आगे आती है, लेकिन वो उसे धक्का मार देता है और कहता है कि अपना पेंडेंट लेकर यहाँ से निकल जाओ। इतने में वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी को तंग कर रहा है। फिर यहाँ पर वो आगे आ जाता है। यहाँ पर जिनी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर शीन ऊट पटांग बातें करने लगती है कि लगता है ये तुम्हारा शुगर डैडी है, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी बोलने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बुढ़े इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करोगी जो तुम्हें इतने पैसे देता रहता है। यहाँ पर उसका डैड खड़ा सब कुछ सुन रहा था ताकि वो उन्हें अच्छे से सबक सिखा सके। फिर यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि ये तो ऑर्फन से है, इसका रियल डैड ने शायद इसलिए उसे छोड़ दिया हो। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें बड़ा ठाक होगा ना कि तुम्हारा रियल डैड बहुत अमीर बिजनेसमैन होगा, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मिस्टर ली बोलने लगता है कि हाँ, मैं नाइट विजन कंपनी का चेयरपर्सन हूँ और मैं वो पूरी कंपनी ओन करता हूँ, और ये मेरी बेटी है जो बहुत सालों से घूम गई थी और मुझे फाइनली मिल गई है। यहाँ पर शीन हंसने लगती है और बोलने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखने लग गए हो। और वो उससे बोलती है कि तुम और रीचर्स मैन और ये तुम्हारी बेटी, इतने टाइम से तो तुम्हें मिल नहीं रही थी और अचानक से तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाती है इतने सालों बाद। यहाँ पर वो उसे वार्न करता है कि अभी के अभी पैरों में गिरकर मेरी बेटी से माफी मांगो और उसे माफी ले लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर फिर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि मेरा बेटा इससे माफी मांगेगा और तुमसे, जरा पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बेटे के पास कितने सारे कनेक्शंस है, वो तुम दोनों को चुटकियों में घेर कर देगा। फिर यहाँ पर जिनी बोलने लगती है कि ओल्ड मैन, आपको मेरा साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप प्लीज इनसे पंगा मत लीजिए क्योंकि इनकी पहचान ये ग्रुप तक है, तो फिर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। यहाँ पर मिस्टर ली बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हें 15 ईयर से ढूंढे जा रहा हूँ। यहाँ पर वो उसे अपना पेंडेंट निकाल कर दिखाता है और कहने लगता है कि ये पेंडेंट हम हमारी फैमिली में हमारे बच्चों को आगे आगे पास करते रहते हैं और ये पेंडेंट तुम्हारे गले में था जब तुम घूम गई थी, इसलिए मैं आज तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों हक करने लगते हैं। यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड ताली बजाता हुआ बोलने लगता है कि वाह, बाप बेटी का रिश्ता कितना प्यारा है, तुम दोनों के दोनों फेक और झूठे हो। यहाँ पर फिर वह बोलने लगता है कि मैं नाइट विजन कंपनी का सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आ चुका हूँ और तुम मुझे बता रहे हो कि यहाँ पर रिच कौन है, और ये मेरी वाइफ है जो हान ग्रुप की बेटी है और तुम मुझसे पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ पर जिनी भी अपने डैड को चलने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम मुझ पे भरोसा रखो। मिस्टर ली किसी को कॉल करके तो कहते हैं कि जी नाम का एक लड़का हमारे सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर आया है, उसे अभी के अभी पोस्ट से निकाल दिया जाए और ध्यान दिया जाए कि आगे जाके इसे कोई भी कंपनी में जॉब नहीं देगा। फिर यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन से मिली हूँ और वो है मिस्टर शिनजी। यहाँ पर शीन को पता नहीं होता कि उसके सामने जो खड़ा है वही है शिनजी, यानी कि मिस्टर ली का जो सरनेम होता है वो शिनजी होता है और उनका पूरा नाम ली शिनजी है। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि कुछ ही टाइम में वो यहाँ पर पार्टी में आने वाले हैं और अगर एक बार वो यहाँ पर आ गए तो तुम दोनों की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पर जिनी उन्हें बोलने लगती है कि प्लीज अब बातें बंद करो और हमें यहाँ से जाने दो। तो शीन बोलने लगती है कि ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन यहाँ से लेकर डोर तक तुम्हें अपनी नीज पर क्रॉल करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर इन सब की बातें सुनकर मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर मिस्टर ली बोलने लगते हैं कि तुम हान ग्रुप की बेटी हो ना, कुछ दिनों रुक जाओ, फिर तुम्हें भी तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि बुड्ढे जैसी बातें करना बंद करो और अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर मिस्टर ली एक लास्ट
वार्निंग देते हैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड को, जी को, और कहने लगते हैं कि 1 मिनट और बचा है, अभी भी टाइम है, माफ़ी मांग लो। जी उन्हें बोलने लगता है कि तुम क्या डोर तक क्रॉल कर कर जाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। इतने में ही पीछे से उनका असिस्टेंट गू आ जाता है। यहाँ पर शीन को मिस्टर गू पता होते हैं और जी को भी मिस्टर गू के बारे में पता होता है और वो लोग बोलने लगते हैं कि देखा, गू अब यहाँ पर आ गया है, कुछ ही टाइम में मिस्टर शीजी भी यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मिस्टर गू सबको पूछता है कि आखिर तुम सब ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर गू से बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि तुमने हमारे बॉस को ऑफेंड किया है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर उसने किसके साथ क्या किया है। फिर यहाँ पर वो मिस्टर ली को भला बुरा बोलने लगता है। यहाँ पर असिस्टेंट गू उसे मुक्का मार देता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे मास्टर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर जी बोलता है कि ये तुम्हारा मास्टर हो ही नहीं सकता, मेरी शीन ने देखा हुआ है शीजी को, वो इस तरह से नहीं दिखते। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैंने मिस्टर शीजी को अभी तक नहीं देखा क्योंकि वो काम में बहुत बिजी होते हैं। इतने में ही उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है जो उसे बोलते हैं कि तुमने हमारे मास्टर को ऑफेंड किया, अभी के अभी नील डाउन कर उनसे माफी मांगो क्योंकि वो सारा कॉर्पोरेशन और कोलैबोरेशन हमारे साथ में तोड़ रहे हैं। यहाँ पर शीन गुस्से में आकर चली जाती है और यहाँ पर जी उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। साथ ही साथ उसकी मॉम भी दोनों से माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर जिनी उन्हें बोल देती है कि अगर तुमने ये सारी चीज़ें मुझसे आधे घंटे पहले बोली होती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, लेकिन अब मुझे तुम्हारा रियल शक्ल पता चल गया है। फिर यहाँ पर गार्ड्स उन सबको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जिनी अपने डैड को बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्योंकि मैं इतना अच्छा खासा अर्न नहीं करती हूँ, क्या पता मैं फ्यूचर में आपको सपोर्ट कर पाऊँ या फिर नहीं। यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि इसकी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दूंगा और तुम में बहुत पोटेंशियल है। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ पर जिनी मिस्टर गू को थैंक यू बोलती है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें मुझे गू बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे फैंग भी बुला सकती हो क्योंकि उसका पूरा नाम गू फैंग होता है। फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी स्टेप मदर है। फिर यहाँ पर वो उसकी स्टेप मदर और रियल मदर के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से उसके रियल मॉम की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर दूसरी ओर हम शीन को देखते हैं और यहाँ पर शीन के डैड उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पर जो शीन की आंटी होती है उसकी शादी मिस्टर ली के साथ हुई थी बहुत सालों पहले, और यहाँ पर वो जो आंटी होती है वो शीन की डैड की बहन होती है। तो फिर उसके डैड बोलने लगते हैं कि सिस्टर प्लीज़ मेरी थोड़ी सी इस बार हेल्प कर लो। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें उस जिनी की वजह से हो रही है, अगर वो अपनी लाइफ में लौट ही नहीं होती तो ये सब नहीं होता। फिर यहाँ पर वो शीन को बोलती है कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो फिर तुम्हें नील डाउन करना होगा। यहाँ पर शीन मना कर देती है तो उसकी आंटी भी बोलने लगती है कि ठीक है, बाद में मुझे मत बोलना। इसके बाद में वो लोग नील डाउन करते हुए मिस्टर ली और जिनी से माफ़ी मांगने लगते हैं। जिनी उसे बोलने लगती है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, इस वजह से तुम मुझसे माफ़ी मांगने आ रही हो। अगर मैं वही गरीब लड़की होती तो फिर तुम मुझे बुली कर रही होती। यहाँ पर शीन बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह मुझे जी ने मैनिपुलेट किया था और उसने मुझे तुम्हारे रिलेटेड बहुत ऊट पटांग बातें कही थी, इस वजह से ये सब हुआ है, वरना मैंने तुम्हें कभी भी अपनी नज़रों में नीचा नहीं सोचा है। यहाँ पर वो आंटी भी रो रो के नाटक करने लगती है कि इतने सालों से मैंने हान ग्रुप को पाला पोसा है, उन्हें बड़ा किया है और तुमने चंद मिनटों में उन्हें खराब कर दिया। यहाँ पर जिनी को बुरा लगता है तो फिर वो मिस्टर ली को बोलती है कि अब हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर मिस्टर ली उसे माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली सभी के सामने बोलते हैं कि 7 दिनों बाद मैं एक सेरेमनी और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जहाँ पर मैं मेरी ग्रुप को मेरी बेटी के हवाले करने वाला हूँ। यहाँ पर वो आंटी शॉक हो जाती है। फिर बाद में ली पूछता है कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तो बोलने लगते हैं कि नहीं, तुम्हारी बेटी है, वो पूरा डिजर्व करती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर शीन बोलने लगती है कि अगर ये कंपनी जिनी के हाथों में आ गई तो हमारे हाथ में क्या आएगा। यहाँ पर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर हम जिनी को जान से मार डालें तो कितना अच्छा होगा। फिर यहाँ पर मेड डाइनिंग टेबल पर खाना सेट कर रही होती है तो फिर वहाँ पर उसकी आंटी और शीन चली जाती है और वो लोग उस सूप के अंदर कुछ तो मिला देते हैं।
यहाँ पर फिर बाद में उसकी आंटी उसे सूप देकर बोलने लगती है कि इसे पियो और हमें माफ़ कर दो, ये सूप खासकर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और वो बोलने लगती है कि हमारी पिछली गलतियों को भूल जाओ, मैं तुम्हें इस सूप से वेलकम करना चाहती हूँ। तो फिर जिनी बोलती है कि नहीं, डैड आएंगे तब मैं खाना खाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वो उसे बहुत प्लीज करती है, तो फिर जिनी वो सूप पी लेती है। वो सूप पीने के बाद जिनी को बेहोशी से लगने लगती है और उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बाद में वो लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर शीन बोलती है कि आपको लगता है आप इसे मार पाओगी। तो फिर उसकी आंटी बोलने लगती है कि मैंने इसकी मॉम को मार दिया था, तो उसकी बेटी कौन सी बड़ी चीज़ है। यहाँ पर वो उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर गु आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पर उसकी आंट बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे मेरे मास्टर ने इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर भेजा है, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर उसकी आंटी बोलने लगती है कि मैं तो बस चेक कर रही थी कि इसे होश आया है या फिर नहीं। यहाँ पर गून लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वापस चले जाओ वरना वो बीमार पड़ जाएगी। यहाँ पर वो दोनों बोलने लगते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग उसे हार्म पहुँचाएंगे। तो फिर गू बोलने लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया था। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं, जो उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने क्या देखा। तो फिर वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो लोग उसका मास्क उतारने का कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसे ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ना ही हम इसकी जान लेना चाहते थे। यहाँ पर मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को वार्निंग देते हैं कि अगर मुझे पता चला कि सच में तुम ऐसा करना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर वो आंटी बोलने लगती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुमने अभी अभी मेरे हार्न ग्रुप को माफ़ किया है और एक बार फिर से वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश क्यों करूँगी। और यहाँ पर मिस्टर ली उन दोनों को बोल देते हैं कि तुम दोनों को वापस यहाँ पर आने की परमिशन मैं नहीं देता हूँ और अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर दिखे तो फिर देख लेना। यहाँ पर शीन अपनी आंटी को बोलती है अब तो उन्होंने हमें यहाँ से बाहर भी निकाल दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब तो वो अपनी लाइफ और अच्छे से जी पाएगी। यहाँ पर उसकी आंटी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे अंकल को मेरे पर टेंशन दिखाने के लिए। इसके बाद में हम जिनी को देखते हैं जिसको होश आने लगा था और यहाँ पर उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यहाँ पर जिनी बोलने लगती है कि मुझे याद है मैंने वो सूप पिया था जो मुझे आंटी और शीन ने दिया था और उसमें लीचेस मिलाए हुए थे और मुझे लीचेस से एलर्जी है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि वो दोनों इसके लिए बहुत हार्मफुल है और वो लोग उससे जेलस फील करते हैं। यहाँ पर उसका डैड असिस्टेंट को बोलता है कि एक काम करो, मेरे जिनी के आसपास में जो सिक्योरिटी है उससे और भी टाइट कर दो। फिर यहाँ पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जिनी गू को बोलने लगती है कि मुझे लगा ही था कि ये लोग अभी भी नहीं सुधरे होंगे, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि वो लोग मेरे घर के पहले दिन ही मेरे साथ ये सब कर देंगे। यहाँ पर गू भी उसे वार्निंग देता है, लेकिन उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए रहने वाला हूँ। यहाँ पर गू उसे सारी बातें बताने लगता है कि जिस दिन तुम्हारी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था उसी सेम दिन तुम्हारे डैड का भी एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर मैंने वो पूरा रास्ता चेक किया था, तो उस रास्ते में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, जानबूझ के उनके ब्रेक्स फेल किए गए थे। और यहाँ पर जहाँ पर तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ था आसपास कई सारे हॉस्पिटल थे, लेकिन न जाने क्यों वो लोग उन्हें उसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में लेकर गए जहाँ पर तुम्हारी आंटी नर्स थी और उन्होंने उसकी जान बचा ली। तो फिर वो लोग ने उस पर दया खाया और दया के मारे उन्होंने उसे शादी कर ली और तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट भी कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो तो मुझे मर्डर लगता है। यहाँ पर जिनी बोलने लगती है कि मुझे बहुत चालाकी से यहाँ पर रहना होगा और मुझे कोशिश करना होगा कि मैं मेरे डैड को भी प्रोटेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पर इतने में ही आ जाता है जी। यहाँ पर गू से आने से मना करता है, लेकिन फिर भी जी जबरदस्ती अंदर आ जाता है और जी उससे बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। यहाँ पर जिनी बोलती है कि नाटक करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर जिनी बोलने लगती है कि तुम मेरा प्यार या मेरी माफ़ी कुछ भी डिजर्व नहीं करते। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं अभी के अभी इस विंडो से कूद जाऊँगा। तो फिर जिनी हंसने लगती है और बोलने लगती है कि ठीक है, कूदता है तो कूद जाओ, कोई बात नहीं,
मेरे पास अभी इतनी पावर तो है कि मैं तुम्हारा नाम यहाँ से हटा सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी क्रूअल बन जाओगी। यहाँ पर जिनी बोलती है कि मुझसे ज़्यादा क्रूअल तो तुम हो। शीन को पता नहीं था कि मुझे लीची से एलर्जी है और उसने मुझे लीचीज वाले सूप पिलाए। क्यों? क्योंकि तुमने उसे बताया होगा ना कि मुझे लीच से एलर्जी है। यहाँ पर वो भोला बनने का नाटक करता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर जिनी बोलती है कि तुम तो रहने ही दो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है कि तुम मुझे किस तरीके से वापस पाना चाहते हो और एक बार फिर से तुम मुझे उसी तरीके से छोड़ दोगे। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं वापस से अपने गांव नहीं जा सकता, सब लोग मुझ पर हंसने लगेंगे, इससे अच्छा तो है कि मैं मर जाऊँ। यहाँ पर उसे जीनी बोलती है कि ठीक है, तुम गांव ही वापस जा रहे हो ना, तो जाकर फार्मिंग करना, क्योंकि फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग करोगे तो तुम्हारे पास फूड रहेगा, फिर तुम कभी भी भूखे नहीं सोओगे। यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे मारने आता है, तो फिर गू उसे एक मुक्का मार देता है और यहाँ पर वो उसे बुरा भला बोलने लगता है। तो फिर जिनी बोलने लगती है कि फैंग को बोलना कुछ भी बंद करो, फैंग मेरा फ्रेंड है। यहाँ पर उसे और गुस्सा आता है, तो फिर वो नीचे से सिजर उठा के उसके पास आता है, लेकिन एक बार फिर से गू उसे मजा चखा देता है और यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, मैं जिस दिन मरूंगा तो मैं साथ लेकर मरूंगा, और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर गू के हाथों में चोट लग जाती है, तो फिर जिनी उसे बैंडेज लगाने लगती है और उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुमने तो अभी मुझे फ्रेंड बोला और तुम मुझे सॉरी बोल रही हो। फ्रेंड्स के बीच में सॉरी और थैंक यू नहीं चलता, और मैं तो बस मेरे मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर से वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। फिर यहाँ पर दूसरी ओर जी पहुंच जाता है उसकी आंटी और शीन के यहाँ पर, और वो उसे बोलने लगता है कि उसे तो हमने लीचेस भी देकर दे दिया, इतनी आसानी से वो नहीं मरने वाली, और उसमें अब बहुत ज़्यादा न जाने कहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया है। यहाँ पर वो शीन को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कुछ तो करो, मैं वापस से फार्मर वाली लाइफ नहीं जीना चाहता। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, हम तीनों की जो कॉमन एनिमी है वो है जिनी, और अगर हमने उसे इस दुनिया से ही उठा दिया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहाँ पर उसकी आंटी उसे वापस जाने के लिए बोलती है, क्योंकि मिस्टर ली कुछ ही समय में वापस घर आने वाले हैं, तो वो उसे देख लेंगे। यहाँ पर फिर बाद में जिनी घर पर आ जाती है, जो अपने रूम में जा रही थी, लेकिन उसकी आंटी उसे रोककर बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लीची से एलर्जी है। यहाँ पर जिनी बोलने लगती है कि मैं तुम्हें माफ़ किस बात के लिए करूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है तो माफ़ी क्यों मांग रही हो। फिर यहाँ से वो जाने लगती है, तो उसकी आंटी बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर जिनी बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा मुझे मारने का प्लान है, और यहाँ पर फिर उसकी आंटी उसका हाथ पकड़ने लगती है, तो जिनी उसका हाथ छुड़वा देती है, लेकिन उसकी आंटी ऐसा एक्ट करती है कि जैसे जिनी ने उसे सीढ़ियों से धक्का ही दे दिया हो, और यहाँ पर वो नीचे गिरकर रोने लगती है। इतने में ही मिस्टर ली आते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि जानबूझ के जिनी ने उन्हें धक्का दिया, और यहाँ पर रोते हुए इसकी आंटी बोलती है कि मैं तो बस इससे माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन उसने मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। यहाँ पर मिस्टर ली बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, तो उसकी आंटी बोलने लगती है कि हाँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों ही करोगे, तुम अपनी बेटी पे ही विश्वास करते हो, जाने दो। यहाँ पर असिस्टेंट को बोलने लगता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैंने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हैं, हम उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली बोलते हैं कि ये सब कब हुआ, तो फिर असिस्टेंट को बताने लगता है कि आपने सिक्योरिटी टाइट करने के लिए बोली थी, इसके लिए हम लोग ने ये सब कर लिया। यहाँ पर उसकी आंटी सोचने लगती है कि अब तो उसका भांडा फूटने वाला है, तो फिर वो ऐसे चुपचाप खड़ी होती है और बोलती है कि जाने दो, शायद से उसने मुझे गलती से धक्का दे दिया हो, मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर मिस्टर ली बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें अब डर किस बात का लग रहा है। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं डर नहीं रही हूँ। तो फिर जिनी बोलने लगती है कि डैड, मैं चाहती हूँ कि आप सीसीटीवी वाला फुटेज लाए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैंने उन्हें गलती से धक्का मारा या फिर ये खुद ब खुद गिरी है। यहाँ पर मिस्टर गू उसे वो वाला सीसीटीवी फुटेज दे देता है, जहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि उसकी आंटी जानबूझकर गिरी थी। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि मैं बुढ़ा जरूर हूँ लेकिन बुद्धू नहीं, और यहाँ पर वो आंटी बेहोश होने का नाटक करने लगती है।
फिर यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, हमने आपकी वाइफ को सेव कर लिया है, लेकिन उनका जो बच्चा था तो मिसकैरेज हो गया, तो हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए और वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर मिस्टर ली शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर वो आंटी रोने लगती है, मेरा बेटा पैदा होने से ही पहले मर गया, ये सारी चीजें उस जिनी की वजह से हो रही है। यहाँ पर उसका डैड उसे चुप रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर शीन बोलती है कि हाँ, जिनी ने जानबूझकर उन्हें सीढ़ियों से गिराया। तो उसका डैड शीन को बोलता है कि तुम तो हमारे घर से निकल ही जाओ, ना तुम्हें पता था वो प्रेग्नेंट है, ना मुझे पता था, ना खुद तुम्हारी आंटी को पता था, तो यहाँ पर जिनी को कैसे पता होगा कि वो प्रेग्नेंट है, और ना ही जिनी ने उन्हें धक्का दिया है, तो उस पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। यहाँ पर वो आंटी रोने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने अपने बच्चे को खोया है, लेकिन तुम मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुमने पास्ट में और अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन न जाने क्यों 2-3 दिन से तुम मेरी बेटी की जान लेने के पीछे पड़ी हो, इसके लिए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी बेटी जिनी है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो बाहर आकर सारी बातें जिनी को बता देता है, तो जिनी उसे सॉरी बोलने लगती है, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने सीसीटीवी देखा है और उसमें तुम्हारी मॉम यानी कि तुम्हारी आंटी खुद ब खुद ही नीचे गिरी थी। और यहाँ पर वो उसे अपने कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। तो जिनी बोलती है कि अगर सबको पता होगा कि मैं आपकी बेटी हूँ तो वो लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो। यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि कोई बात नहीं, गू तुम्हारा सारा ध्यान रख लेगा। यहाँ पर वहाँ के सभी स्टाफ वेट कर रहे होते हैं मिस्टर केविन का, और मिस्टर केविन एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी डिजाइनर होते हैं। साथ ही साथ उनके खड़ी होती है हमारी जिनी, और यहाँ पर एक लड़का घूमते फिरते वहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक लड़की बोलने लगती है कि यहाँ पर पागलों जैसे घूमो मत, यहाँ से जाओ, यहाँ पर फेमस डिजाइनर मिस्टर केविन आने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैं सीईओ का फ्रेंड हूँ। तो फिर वो स्टाफ बोलने लगती है कि तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सीईओ के फ्रेंड रहोगे, तुम्हारी चाल ढाल से नहीं समझ आता। और यहाँ पर वो उसे बुरा भला बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिनी उससे उसका आईडी प्रूफ मांगती है, तो वो कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं है। तो जिनी बोलती है कि आप यहाँ पर वेट करो, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। और यहाँ पर वो स्टाफ वापस से बोलने लगती है कि प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक करके हमारी चीज़ों को सुनते जाए। और यहाँ पर वो स्टाफ उसकी और भी ज़्यादा बुराई करने लगती है। तो यहाँ पर उस बंदे को गुस्सा हो जाता है, तो फिर वो जिनी को बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे आईडी पे तुम्हारा नाम जिनी दिख रहा है, तो मैं तुम्हें जिनी कर बुलाऊंगा। और वो उसे बोलने लगता है कि मेरा नाम केविन है, अपने सीईओ मिस्टर गू से कह देना कि केविन यहाँ पर आया था लेकिन उसकी बहुत इंसल्ट हुई थी, तो अब वो वहाँ से जा रहा है। यहाँ पर जिनी भी सबको बोलती है कि मुझे लगा था कि आप कोई आर्टिस्ट हो, क्योंकि आर्टिस्ट अक्सर ऐसे कपड़े पहना करते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आए। यहाँ पर वो जाने लगता है, तो फिर जिनी उसका पेंडेंट दिखाने लगती है और उसके बारे में उसे बताती है। ये सुनकर केविन को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर वो स्टाफ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि मैं चीफ डिजाइनर की मैनेजर हूँ और यहाँ पर तुम अपनी हुकूमत चला रही हो। यहाँ पर वो उसे धक्का मार देती है, तो केविन उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर उस स्टाफ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो केविन ही है, और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि ये तो गरीबों जैसा दिख रहा है, न जाने क्यों तुम्हें ये केविन लग रहा है। इतने में ही वहाँ पर गू आ जाता है, जो उन्हें बोलने लगता है कि केविन अभी तक आया नहीं। यहाँ पर वो चीफ मैनेजर बोलने लगती है कि नहीं, केविन नहीं आया। और यहाँ पर जिनी उसे वो नेकलेस बताने लगती है, तो वो चीफ मैनेजर वो नेकलेस लेके नीचे फेंक देती है और उसे कुचलने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर गू उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर यहाँ पर वो उसे चिल्ला उठता है। इतने में ही हम यहाँ पर शीन की एंट्री देखते हैं, और शीन भी यहाँ पर एज ए इंटर्न काम करने आई थी। तो फिर जिनी उसे नॉर्मली बुलाती है। यहाँ पर उसकी चीफ मैनेजर गुस्सा होकर उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो, ये यहाँ के चेयरमैन की वाइफ की भाई की बेटी है और तुम उससे ऐसे बात कर रही हो। फिर बाद में वो शीन से माफी मांगती है डिसरिस्पेक्टफुल बात करने के लिए। यहाँ पर गू को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो चीफ मैनेजर को बोलने लगता है कि तुमने केविन को यहाँ से भगाया है, तो उसे अभी के अभी वापस लेकर आ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो कंपनी में वापस कभी पैर मत रखना।
यहाँ पर फिर बाद में शीनू स्टाफ को आइडिया देती है कि केविन को जाके बोलो कि हमारे पास ब्लड डायमंड है, तो वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। फिर सभी लोग केविन का और स्टाफ का वेट करते हैं और वो स्टाफ केविन को लेकर आ जाती है। यहाँ पर शीन जिनी को वो ब्लड डायमंड लेने के लिए बोलती है, तो फिर जिनी जैसे ही वो लेकर आती है यहाँ पर शीन उसे ले लेती है और शीन वो केविन को दे देती है। लेकिन केविन उसे ओपन करते ही गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ के रखा है क्या, क्योंकि ये तो पूरा खाली है। और वो गुस्से में आकर उस बॉक्स को फेंक देता है और यहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन मिस्टर गू उसे अपने साथ रोक लेता है। फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा टाइट है और सुबह ही मैंने इस डायमंड को इस बॉक्स में देखा था, तो फिर ये अचानक से गायब कैसे हो गया। वहाँ पर वो सीनियर चीफ मैनेजर बोलने लगती है कि कोई बाहर वाला तो इसे चुरा नहीं सकता, तो मुझे लगता है किसी अंदर वाले का ही ये काम हो सकता है। यहाँ पर जिनी बोलने लगती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, मेरा तो आज पहला दिन ही है। फिर यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि न जाने लोग पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर जिनी बोलती है कि मैं उस डायमंड को ढूंढ कर बताऊंगी। तो फिर वो उसे बोलती है कि तुम खुद डायमंड ढूंढोगी या किसी की हेल्प लोगी। तो यहाँ पर जिनी ठान लेती है कि बिना किसी की हेल्प के वो डायमंड उसे ढूंढ दिखाएगी। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मजाक करना बंद करो। तो फिर शीन बोलती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम उसे अगर नहीं ढूंढ पाए तो तुम क्या करोगी। तो फिर वो चीफ मैनेजर बोलने लगती है तो ये अपनी जॉब छोड़ देगी और यहाँ पर उनमें बेट लग जाती है। उनके जाने के बाद गू उससे बोलता है कि जीनी तुम्हें उनके साथ में बेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर जिनी बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पर जिनी अपने काम पर लग जाती है, जहाँ पर चीफ मैनेजर और शीन बोलने लगती है कि तुम अपनी पूरी लाइफ में उसे नहीं ढूंढ पाओगी, मैं तुम्हें ये लिख के देती हूँ। और यहाँ पर मिस्टर ली अपने घर पर होते हैं, जहाँ पर वो गू को कॉल लगा कर बोलते हैं कि आखिर तुम और मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आए हो। तो फिर वो यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगता है और मिस्टर ली गुस्से में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा ये शीन वहाँ पर जाके ये सारी हरकतें कर रही है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और वो यहाँ पर जिनी पर शक करने लगती है और बोलती है कि भले वो आपकी बेटी है, लेकिन वो गरीबों के यहाँ पे पैदा हुई थी, तो क्या पता उसने सच में चोरी किया हो। यहाँ पर मिस्टर ली को गुस्सा हो जाता है, तो फिर वो उसकी वाइफ को चुप रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर फिर हम गू को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा के साथ मिलता है और हमें पता चलता है कि गू के ग्रैंडपा बहुत बड़ी फेमस कंपनी चलाते हैं, जो कि मिस्टर ली के बाद में आती है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगते हैं कि अब तो तुम मिस्टर ली को छोड़ सकते हो। तो फिर वो बोलने लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें और उनसे सीखनी है, फिर मैं हमारी कंपनी वापस ज्वाइन कर लूँगा, मुझे उन्हें धोखा नहीं देना है। यहाँ पर फिर बाद में वो एक ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहा होता है, तो फिर वो उसे देने के लिए बोलता है, लेकिन उसका ग्रैंडपा बोलता है कि ये मेरे फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए है। यहाँ पर मिस्टर गू अपने ग्रैंडपा को जिनी के बारे में बताने लगता है और उसके ग्रैंडपा ये सारी बातें जानकर बहुत खुश होते हैं। फिर यहाँ पर जिनी रास्ते से जा रही होती है, तो फिर यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कार वाला बंदा एक ग्रैंडपा को टक्कर मार देता है और ये ग्रैंडपा किसी और के नहीं बल्कि गू के होते हैं। और यहाँ पर उन सब में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर जिनी उन्हें ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग ऊट पटांग बातें करने लगते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो उस स्पोर्ट्स कार चलाने वाले बंदे का मैनेजर होता है और वो यहाँ पर आते ही उसे थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। फिर यहाँ पर से वो उसे अपनी जॉब से भी निकाल देता है। यहाँ पर जिनी उस ग्रैंडपा को बोलती है कि मुझे तो लगा कि आप ऑर्डिनरी ग्रैंडपा हो। यहाँ पर वो ग्रैंडपा बोलती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है आज, और तुम बहुत काइंड लेडी हो। आज तुमने मेरी जान बचाई है, तो फ्यूचर में मैं कभी ना कभी तुम्हारी हेल्प करके ही रहूँगा। और यहाँ पर जिनी वो रेड ब्लड वाला डायमंड लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ बोलने लगती है कि ये तो फेक दिख रहा है। यहाँ पर जिनी बोलती है कि मुझे तुम दोनों की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, केविन आएगा तो खुद देख लेगा। यहाँ पर जिनी केविन को वो देने जाती है, लेकिन उसके चीफ मैनेजर उसे छीन कर बोलती है कि क्या तुम एक बार वापस से गाली सुनना चाहती हो, ये फेक डायमंड है, मैंने कहा ना। लेकिन केविन उस डायमंड को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक रियल ब्लड रेड डायमंड होता है। और यहाँ पर वो लोग पूछने लगते हैं कि उसके पास ये कहाँ से आया। तो फिर वो अपने ग्रैंडपा के बारे में बताने लगती है, जिसकी मदद उसने रास्ते पे की थी और उन्होंने ही उसे ये डायमंड दिया होता है।
यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि नहीं, ये तो मेरी आंटी ने तुम्हें दिया है, यानी कि मेरी आंटी के हस्बैंड ने। उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि उन्होंने तुम्हारी हेल्प की है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि अब तो तुम्हें कंपनी से जाना होगा। इतने में ही वहाँ पर एक असिस्टेंट एक और लेकर आ जाता है रेड डायमंड और कहने लगता है कि ये उनके घर से आया है। यहाँ पर शीन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि दो रेड डायमंड कहाँ से आ गया। यहाँ पर फिर सभी के सामने जिनी की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है, जहाँ पर वो चीफ मैनेजर उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जिनी उसे साफ साफ बोल देती है कि अब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है तो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। अगर मैंने तुम्हें इस कंपनी में रखा तो तू हर टाइम किसी ना किसी के साथ तो ऐसी हरकतें करती रहोगी, इसलिए आज मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रही हूँ। यहाँ पर इतने में केविन आ जाता है और वह गू को पूछता है कि क्या तुम्हें जिनी पसंद है, लेकिन गू कोई जवाब नहीं देता। तो केविन बोलने लगता है कि ठीक है, तुम्हें अगर वो नहीं पसंद तो मैं जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा। यहाँ पर गू से बोलता है कि नहीं, मुझे अभी तक उसकी फीलिंग्स का श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसका दिल टूटा है, तो मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता कि वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं। फिर यहाँ पर शीन और उसकी आंटी वापस से कुछ ना कुछ प्लानिंग करने लगती है और वो दिन आ ही जाता है जहाँ पे वो कंपनी जिनी को मिलने वाला होता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर उसकी आंटी और शीन आ जाती है, जो फेक डीएनए रिपोर्ट्स लेकर आती है और बोलने लगती है कि ये डीएनए रिजल्ट्स है और मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि ये तुम्हारी रियल बेटी नहीं है। यहाँ पर उसे उन पर विश्वास नहीं होता। तो फिर बाद में उसकी आंटी बोलने लगती है कि तुम्हें कभी भी अपने असिस्टेंट पर शक नहीं गया कि जिस होटल रूम ने उसने रूम बुक किया था वही रूम में से ये पेंडेंट क्यों निकला, और रिजल्ट्स तो इसने निकलवाए थे जो सारे के सारे फेक्स थे। फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे सारा शक उसके असिस्टेंट पर डाल देती है और बोलने लगती है कि ये तो कई टाइम से तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे आंख मारा था, मैंने इसकी सारी हरकतें देखी हुई है। यहाँ तक तो उसकी आंटी डॉक्टर को भी बुला देती है और बोलने लगती है कि तुम डॉक्टर से खुद जान सकते हो कि ये डीएनए फेक है या फिर नहीं। और वो डॉक्टर बोलने लगते हैं कि जिनी तुम्हारी रियल बेटी है ही नहीं। यहाँ पर उसको बहुत गुस्सा आने लगता है, तो उसका डैड यानी कि मिस्टर ली सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि अब तो आपके सामने सारी सच्चाई आ गई है, ये सारा खेल असिस्टेंट और जिनी का मिला मिलाया चाल है। इसके बाद में मिस्टर गू अपना आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं गू कंपनी का जो हेड है उसका ग्रैंडसन हूँ। यहाँ पर फिर वो लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि पहले तो तुम प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इतना सब झूठ बोले और अब तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम झूठ बता रहे हो। यहाँ पर मिस्टर ली को गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलने लगता है कि इसे अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने से निकाल दिया जाए। यहाँ पर जिनी गू को बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें ये सारी चीजें सहनी पड़ रही है। मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं होने दूंगी और मैं सारी चीजें प्रूव करके रहूंगी। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर गू का ग्रैंडफादर आ जाता है जिसका नाम फेंग ली होता है और यहाँ पर किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि रियल लाइफ में वो यहीं पर आया है और यहाँ पर सभी लोग उसे प्रेस करने लगते हैं। यहाँ पर शीना और उसकी आंट डर जाती है कि कहीं सच में वो उसका ग्रैंडसन निकला तो हमारे बांधे फूट जाएंगे। यहाँ पर वो उन्हें बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कोई मेरे ग्रैंडसन के ऊपर रूमर्स फैला रहा है और यहाँ पर सभी को सारी सच्चाई पता लग जाती है। यहाँ पर गू बोलने लगता है कि प्लीज मिस्टर ली मेरा विश्वास कीजिए, यही आपकी बेटी है और ये दोनों की दोनों झूठ बोल रही है। यहाँ पर फिर उसका ग्रैंडपा पूछने लगता है कि आखिर कौन है जो इतने सारे फेक चीजें बता रहा है। तो फिर उसका ग्रैंडसन बोलने लगता है कि ये दोनों औरतें। यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ज़रा तुम्हारी हिस्ट्री तो बताना और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसकी बेटी नहीं है। तो आंटी बोलने लगती है कि डॉक्टर ने खुद ब खुद सबके सामने बोला है और डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स भी निकलवाए हैं। इसके बाद में वो ग्रैंडपा डॉक्टर को देखते हैं और बोलने लगते हैं कि एक काम करो, हम सब अभी हॉस्पिटल चलते हैं और सभी के सामने एक बार वापस से टेस्ट कर लेना तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। यहाँ पर वो डॉक्टर घबराते हुए बोलने लगता है कि ये आंटी नहीं मुझे सब कुछ झूठ बोलने के लिए बोला था और ठीक 15 साल पहले भी इसने मेरे साथ ऐसा ही किया था। मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उस लड़की को नहीं मारा तो फिर वो मुझे मार डालेगी। और यहाँ पर उसका डैड ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि 15 इयर्स पहले ही उसकी वाइफ की मौत जानबूझकर हुई थी और ये सब करवाया था उस आंटी ने। यहाँ पर उसे थोड़ा सा हार्ट स्ट्रोक सा आता है, लेकिन यहाँ पर जिनी उसे संभाल लेती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर वो जिनी अपनी कंपनी की न्यू ओनर बन जाती है और साइन भी कर देती है। साथ ही साथ में ग्रैंडपा बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन करना चाहिए, पर्सनली और प्रोफेशनली भी। यहाँ पर मिस्टर ली समझ नहीं पाते कि आखिर वो क्या बोलना चाहता है। तो फिर ग्रैंडपा उसे बोलता है कि पर्सनली यानी कि कुकी और जिनी की शादी करवा दी जाए। और यहाँ पर मिस्टर ली उन दोनों का हाथ में हाथ पकड़वा देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।